So we are discussing the most important topic, interesting topic of this chapter, law of conservation of momentum. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? पहले तो हो क्या रहा है, पहले तो ये समझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे समझते हैं. There is one body A which is initially moving with velocity UA having mass MA. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस इसका क्या होगा, कुछ मोमेंटम होगा. जिस बॉडी के पास मास है, जिसके पास मोमेंट वेलोसिटी है, उसका खुद का मोमेंटम होता है. ये बॉडी एक दूसरी बॉडी जिसका मास है b और जिसकी वेलोसिटी है ub, उससे जाके टकराती है. कोलिजन. क्या हो रहा है इनके बीच में? कोलिजन. कैसा? हेड ऑन, ऐसे स्ट्रेट लाइन कोलिजन. ठीक है, आपके लिए आई यूज अ टर्म, दे बोथ आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, दो बॉडीज, दे आर टू बॉडीज. इनमें से एक बॉडी मूवेबल चाहिए हमको कंपल्सरी, सेकेंड बॉडी जरूरी नहीं है. सेकेंड बॉडी जरूरी नहीं है. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप रेस्ट पे खड़े थे, यू वर ऑन रेस्ट, यू वर जस्ट सिंपली स्टैंडिंग, और पीछे से आई डोंट वांट टू, आई विल टेक सम रैंडम पर्सन, मैं आप लोगों को खड़ा नहीं करती. ठीक है, तो somebody was standing on a road. ठीक है, सो पीछे से एक कार आई विच वॉज इन मोशन. कोलिजन हुआ, उसने उस बंदे को हिट किया. हिट करना मतलब कोलिजन. तो जब उसने हिट किया तो क्या होगा? दैट सम रैंडम पर्सन विल गो ऑन फ्लाई, थोड़ा सा ऊपर उठ के आके जाके गिरेगा. ठीक है, तो फॉर सम टाइम दैट रैंडम पर्सन जो कि इनिशियली रेस्ट पे था, उसने वेलोसिटी गेन करी या नहीं करी? तो जब कोलिजन होता है तो दोनों बॉडी मोशन में हो सकती है, दोनों में से एक रेस्ट पे भी हो सकती है. लेट्स से यू वर मूविंग इन सम डायरेक्शन और आपको पीछे से हिट कर दिया, तो भी कोलिजन हुआ. दिस टाइम यू हैव सर्टेन वेलोसिटी. रेस्ट पे थे तो भी हिट हुआ, तो भी आप कुछ वेलोसिटी गेन करोगे. ठीक है, तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि दोनों मोशन में हो, बट एक का मोशन में होना जरूरी है, नहीं तो हिट कौन करेगा किसी को आके. ठीक है, तो ए बॉडी मोशन में है और इनफैक्ट बी बॉडी को भी हम मोशन में ले रहे हैं, बट ए ने पीछे से आके बी को हिट किया. तो ये टाइम हो रहा है हिट होने का. ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं. टकराए कितने ड्यूरेशन के लिए? डेल्टा टी टाइम के लिए दोनों ने एक दूसरे को हिट किया. ठीक है, हिट होने के बाद जब कार उस रैंडम पर्सन को हिट करती है तो कार के वो बंदा चिपक थोड़ा जाता है, वो जंप करके कुछ आगे जाता है, कार भी आगे जाती है. तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? जो ए बॉडी है जिसका मास तो ए ही रहेगा, बट इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा. एक सिंपल एग्जांपल लेना है. सिंपल एग्जांपल, चलो बाइसाइकिल से आपको हिट करता है कोई. ठीक है, तो जब अगर बाइसाइकिल पीछे से आपको हिट करेगी तो थोड़ी सी वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी अगर आप रेस्ट पे थे तो, और बाइसाइकिल वाले की स्पीड कम भी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि उसने आपको दे दिया. तो हमने क्या बोला कि जब ए और बी टकराए तो दोनों की वेलोसिटीज में चेंज आएगा. यस, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर आप एक ट्रक रेस्ट पे है और उस रेस्ट वाले ट्रक को जाके हिट करते हो, क्या ट्रक मोशन में आएगा? ट्रक तो अभी भी रेस्ट पे रहेगा. आप जाके हिट करे और जाके गिर गए. ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज आता तो है, किसी की बढ़ती है, किसी की कम होती है. जैसे कि ये हाथ में ये एक बॉल यहाँ पे अगर मैं कुछ रखूँ तो मैंने इसको पीछे से हिट किया, तो हो सकता है ये हिट करके रेस्ट पे आ जाए और आगे वाली वेलोसिटी गेन कर ले. ठीक है, तो इसी तरीके से कोलिजन हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों के मासेस में कोई चेंज नहीं आया, बट फाइनल दोनों की फिर से वेलोसिटीज डिफरेंट हो गई. इज दिस पार्ट क्लियर? ये दो सिस्टम को जब एक साथ कंसिडर करते हैं,
दो बॉडीज को जब एक साथ कंसिडर करते हैं तो फिजिक्स में इन टू बॉडीज टुगेदर को हम सिस्टम बोलते हैं। टू और मोर बॉडीज टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम। ठीक है, ये एक नई टर्म है, ये 11th-12th में बहुत यूज करेगा तुम्हारा टीचर। ठीक है, तो दो और मोर बॉडी जब वो एक साथ होते हैं, उनके बीच में कुछ चल रहा होता है, तो दे फॉर्म अ सिस्टम। ये सिस्टम कैसा है, एक और नई टर्म यूज कर रही हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चे लोग, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? जब ए बी को हिट कर रहा है, क्या बाहर से आके कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अदर देन ए एंड बी? नो। तो ये दो सिस्टम आपस में ही टकरा रहे हैं, ये दो बॉडीज आपस में टकरा रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है। इनको कोई तीसरा बंदा नहीं है, कोई तीसरा फोर्स नहीं है इनके पास। समझ रहे हो मेरी बात? जब ट्रक से बंदा टकराया या बंदे से साइकिल टकराई, जो भी हुआ, इन दैट केस देयर इज नो थर्ड फोर्स। तो ये दोनों आपस में जब टकरा रहे हैं तो दे टुगेदर फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम, नो अदर एक्सटर्नल फोर्स अदर देन द फोर्स ऑफ बॉडीज। सिर्फ बॉडी के ही फोर्सेस हैं, उनके अलावा कोई फोर्स और फोर्स नहीं है। तो ये मिला के क्या बनाते हैं? एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना? एक बॉडी ए थी, एक बॉडी बी थी, दोनों के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, आपस में टकराए, टकराना मतलब कोलिजन, डेल्टा टी टाइम के लिए वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं और दोनों की वेलोसिटीज में चेंज आता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आई होप आप लोग मेरे साथ लिखते जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं नीचे लेके जाऊंगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम ये है, बी बॉडी का मोमेंटम ये है, इन दोनों के इनिशियल मोमेंटम का समेशन, ठीक है, समेशन ऑफ देयर इनिशियल मोमेंटम, ये जो समेशन होता है इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द फाइनल मोमेंटम। तो इसको समेशन की जगह इजी टर्म यूज करते हैं जो आपको अच्छी लगेगी, टोटल फाइन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। वेलोसिटी चेंज हो गई, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जैसे ये सोचो, ये 6 kg मीटर पर सेकेंड होती है, मास क्या होता है केजी में, स्पीड किस में होती है मीटर पर सेकेंड में, तो मोमेंटम की यूनिट क्या आएगी केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका मोमेंटम था 10 kg मीटर पर सेकेंड। कोलिजन हुआ, इसका मोमेंटम रह गया 2 kg मीटर पर सेकेंड और इसका हो गया 14 kg मीटर पर सेकेंड। दोनों का सम देखो, क्या हुआ, 6 + 10 16, 2 + 14 16। तो दोनों की वेलोसिटीज में चेंज आया, तो दोनों के मोमेंटम में भी चेंज आया, बट सम ऑफ देयर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर फाइनल मोमेंटम। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? व्हेन वन बॉडी हिट द अनदर बॉडी, व्हेन देयर इज अ कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, then the sum of their initial momentum is equal to the sum of their final momentum। ठीक है, तो इसको जरा मैं और नीचे ब्लॉक में डालूंगी तो सुंदर दिखाने के लिए MAUA प्लस MBUB इज इक्वल्स टू MAVA प्लस MBVB। ठीक है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट पे कैसे पहुंचे इसके बारे में एक डेरिवेशन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। बट क्या आपको थ्योरी समझ में आती है? थ्योरी ये है कि जब हम देयर आर टू बॉडीज विच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे हो
तो हम स्ट्रेट लाइन ही देख रहे हैं, कोलिजन जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन पे ही हो, बट आप लोगों के लिए हम स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे। सो व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, या तो वो ऐसे आ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन भी हो सकता है, एक सामने से इधर से, या फिर ये इधर जा रहा था और ये इसकी स्पीड ज़्यादा थी तो इसने पीछे से जाके हिट किया, ऐसा भी कोलिजन हो सकता है। बट दोनों सीधी लाइन पे जब कोलाइड करते हैं तो दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, दोनों के फाइनल मोमेंटम के सम के बराबर होता है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्रस, मतलब एंड समराइज करें तो दिस इज द रिजल्ट। अब ये रिजल्ट बहुत काम की चीज है, इस रिजल्ट को हमने डिराइव कैसे किया है वो हम देखेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इस चैप्टर में जो आपके कट के रह गया है उसमें लिखा हुआ है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका मतलब ये है कि शायद डेरिवेशन इज नॉट इंक्लूडेड, और आई विल से इट इज नॉट इंक्लूडेड। एलिमेंट्री नॉलेज क्या मतलब, आपको ये थ्योरी ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम अभी करेंगे, इनफैक्ट मैं तो डेरिवेशन भी करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वी विल नॉट टेक अ रिस्क, ठीक है। तो हम पहले डेरिवेशन देख लेते हैं, बट हाँ आपके कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पे बेस्ड भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो चलिए हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन बहुत इजी है, आ जाएगा, बहुत मजा भी आएगा। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ए बॉडी बी बॉडी से टकरा दी, ए और बी की वजह 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। ए के पास m1 मास है, u1 वेलोसिटी है, 2 के पास m2 मास है, इनिशियल u2 वेलोसिटी है, दोनों में कोलिजन हुआ। सेम डायग्राम बन रहा है, दोनों में कोलिजन हुआ। व्हेन दे कोलाइड डेल्टा टी टाइम के लिए, तो उस समय पे क्या हो रहा है, इस समय पे F व्हाट इज F21 फोर्स ऑन 2 by 1 2 पे फोर्स लगा रहा है। एट द सेम टाइम बेटा 2 भी क्या कर रहा है, 1 पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि दोनों आपस में तो भिड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप जब क्लैप करते हो तो क्या कर रहे हो, ये वाला हाथ इससे टकरा रहा है और ये दूसरा वाला हाथ पहले वाले से टकरा रहा है, तो ये दिस इज टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है। इसी तरीके से इधर 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, तो एट द सेम टाइम उसी डेल्टा टी टाइम के लिए तो 2 भी 1 पे लगाएगा, क्योंकि उस डेल्टा टी टाइम के लिए ही ये एक साथ है, उसके बाद तो फिर से क्या होगा, अलग हो जाएंगे ना, हाँ या ना। अलग होने के बाद मास तो उतना ही रहा और वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 हो गई, 2 की वेलोसिटी v2 हो गई और मास उतना ही रहा। तो अब हम इनके फोर्सेस की बात करते हैं। सो व्हाट इज F21? F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 बाय 1, फोर्स ऑन 2, किसने फोर्स लगाया, 1 ने 2 पे फोर्स लगाया। तो एक बात बताओ, अगर 1 2 पे फोर्स लगा रहा है तो किसके मोमेंटम में चेंज आएगा, किसकी वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। अगर मैंने बॉटल को, ये मेरे पास बॉटल है, इस बॉटल को फोर्स लगाया तो मैं किसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ऑब्वियसली बॉटल की। तो इधर अगर फोर्स ऑन 2 पे लग रहा है 1 के कारण, हम किसके मोमेंटम में चेंज आएगा, 2 के मोमेंटम में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इधर किसका मोमेंटम कंसिडर करोगे, सेकेंड का। यही चीज समझने की है सबसे ज्यादा, किसका मोमेंटम, सेकेंड का, जिस पे फोर्स लग रहा है। जो फोर्स लगा रहा है उसका मोमेंटम नहीं, जिस पर लग रहा है, ये u है। फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, ये u है, u।
ठीक है, सेकेंड के। अब फोर्स 1 2 की बात करें तो फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1 किस पे लग रहा है, फोर्स 1 पे, तो किसके मोमेंटम में चेंज आएगा, 1 के। m1 v1 फाइनल, m2 m1 u1 इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा टी सेम क्यों है, क्योंकि जिस टाइम पे 1 2 से टकरा है उसी टाइम पे तो 2 1 से टकरा रहा है, और तो कोई है ही नहीं इनके बीच में, हाँ या ना। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है, सब लोग कॉपी करते जा रहे हैं क्या? यस, लेट मी नो। यस मैम। ओके ओके, चलिए अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर 2 पे फोर्स 1 लगा रहा है तो 1 भी 2 पे फोर्स लगाएगा, जो कि मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। वी विल कंसिडर दिस नेगेटिव साइन बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब जरा फॉर्मूला लिखो, F21 की वैल्यू क्या है, आप लोगों के पास कॉपी में है, लिख लो उसमें से m2v2 माइनस m2u2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, लिखो जरा, हाँ लिख लो पहले। डन, यस मैम, डन। ओके, तो अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखेंगे सब लोग, m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1 v1, और ये माइनस माइनस के पास जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा m1 u1। अब ये माइनस वाले को इधर ले आओ और इस माइनस को इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। इस रिजल्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख रही हूँ, कुछ नहीं, इस लेफ्ट हैंड साइड की पूरी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ला रही हूँ और राइट हैंड साइड को पूरी क्वांटिटी को लेफ्ट में, तो साइन सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे जो भी चेंजेस होंगे, क्योंकि ये पूरी नेगेटिव हो जाएगी, ये पूरी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्या ये वही रिजल्ट आ गया जो हमने ऊपर ही बता दिया था, है ना भाई, ये वही तो रिजल्ट है। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि व्हेन टू बॉडीज hit each other or they collide with each other, then due to, in this collision the total initial momentum is equals to total final momentum provided there is no some other force। इन दो बॉडीज के आपस का ही फोर्स है, कोई तीसरा फोर्स नहीं है पिक्चर के अंदर। बताइए डेरिवेशन समझ में आता है क्या आप लोगों को? यस, 9th क्लास, कितने बच्चे हैं क्लास में? इस बार तो भैया मीटिंग नहीं छूटी है, 17 नहीं है 15 ही है, इसमें से 2 मैं हूँ, मतलब एक मेरा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है और एक मैं खुद हूँ। ओके 15, चलिए। सो आज की क्लास की अच्छी बात यह है कि मीटिंग नहीं छूटी है काफ़ी लोगों की, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, तो अब अगर ये डेरिवेशन क्लियर है तो इस डेरिवेशन से हम एक चीज़ निकालते हैं, एक चीज़ को कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है, ओके प्रियांशी थैंक यू बेटू, उस टॉपिक का नाम क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ रहे हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन।
ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या कहता है? आपने बड़ी अगर जो राइफल्स होती हैं, आपने देखा होगा राइफल को होल्ड करने के लिए आप शोल्डर को यूज करते हो, ठीक है? शोल्डर पे रखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है? क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर कि व्हाई डू वी फील अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन वी फायर अ बुलेट फ्रॉम अ राइफल? जब एक राइफल में से बुलेट बाहर निकलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें शोल्डर पे पीछे के डायरेक्शन में जर्क क्यों लगता है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज द एक्शन? द बुलेट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? इट हैज सम वेलोसिटी, इट हैज initially it was at rest, finally it gained some velocity, so there is a change in momentum with respect to time, that is it is moving with some force, zup करके बाहर आती है, that is the reason वो किसी की बॉडी को ऐसे अंदर चली जाती है, it prick that body, उसमें छेद करके अंदर जाती है, ठीक है? क्यों छेद कर देती है? क्योंकि उसके पास फोर्स से आती है वो बहुत ज़्यादा। So अगर bullet is moving in the forward direction, it is quite obvious it will give the same force to the rifle. राइफल को भी तो उतना ही फोर्स मिलेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, इधर दो बॉडीज क्या है, इधर दो बॉडीज मेरी राइफल है, अभी तो मैं छोटी सी गन बना रही हूँ, और ये इसके अंदर बुलेट है, यही तो दो बॉडीज हैं। बुलेट गई आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द फोर्स, तो बुलेट जाएगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द सेम फोर्स, therefore you will feel a jerk in the backward direction. अब कोई हमारी क्लास में ऐसा बच्चा जिसके दिमाग में बहुत ही तूफानी सा आइडिया आ रहा हो, यार ये बुलेट तो इतनी स्पीड से इतना आगे जाती है, हमारा कंधा इतनी स्पीड से इतना पीछे क्यों नहीं जाता? इज देयर एनीवन इन द क्लास हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? यस, आई एम लिसनिंग। भैया अगर फोर्स की वैल्यू सेम है और बुलेट तो इतनी स्पीड से आगे जा रही है, तो हमारा कंधा भी उतनी स्पीड से पीछे जाना चाहिए ना? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी देख लेते हैं। तो अभी हमें ये तो पता लग गया कि व्हाई वी फील अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से बुलेट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद सम फोर्स, इट विल गिव द सेम फोर्स टू द गन in the backward direction, therefore we will feel a jerk in the backward direction. अब हम recoil velocity of gun का मतलब क्या होता है? जिस velocity से गन पीछे जाती है ना, उसको हम derive कर रहे हैं, उस चीज को हम derive कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, ऐसे हो जाएगा और तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये बुलेट निकली। कोलिजन से पहले ये देखो, मैं टर्म्स MB/UB प्लस MG/UG कौन सी रिलेशनशिप यूज कर रही हूँ? डायरेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एंड रिजल्ट इज इक्वल्स टू MB/VB प्लस MG/VG। इनिशियली गन और गन के अंदर बुलेट रेस्ट पे, दोनों चीजें रेस्ट पे है या नहीं? नींद थोड़ा आ रही है? ओके, सो इनिशियली बुलेट भी रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट पे है, तो भैया कुछ भी मास हो क्या होगा? 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग विल गिव यू 0 प्लस 0, है ना? इधर आप ये देखो, बुलेट रिकॉइल करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी बुलेट मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी बेटा जी, ये क्या नेगेटिव होगी या नहीं होगी? चलो यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे यही रहने तो MG/VG, ठीक है? तो ये क्या आ गया? U इक्वल्स टू MB/VB अपॉन प्लस MG/VG, ठीक है? ये रिलेशन, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम 0 है, सम 0 है, क्योंकि इनिशियली गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे है। लिख लीजिए आप लोग जो लिख रहे हैं, ठीक है? मैं वैसे तो टाइम दूंगी आप लोग को लिखने का। तो MG और VG को इधर ले आओ, नेगेटिव साइन आ जाएगा, MB/VB। अब देखो दिस VG की वैल्यू क्या है? ये नेगेटिव साइन को इधर लेके चले गए, MB/VB अपॉन
mg. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिकॉइल वेलोसिटी. अभी 2 मिनट में एग्जाम्पल लेके बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा भी दूंगी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके. ठीक है. इधर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, आप लोग लिख रहे हैं अभी. नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. बुलेट जाती है फॉरवर्ड में, ये किस में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में. गन आपकी. ठीक है. ये आता है समझ में. अब अभी भी हमारे क्वेश्चन का आंसर ये नहीं मिला है कि हमारी जो शोल्डर है वो इतना पीछे क्यों नहीं गया है. तो चलो निकालते हैं. बुलेट का मास, अगर आपने बुलेट टीवी में तो सबने देखी है, मैंने भी टीवी में देखी है, रियल लाइफ में मैंने भी नहीं देखी है फिलहाल अभी तक तो. ठीक है. तो बुलेट का जो मास होता है बच्चे लोग, वो ग्राम्स में होता है. ठीक है. 10 ग्राम. इतनी छोटी सी तो होती है, 10 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम. मैं तो फिर भी 10 ग्राम ले रही हूँ. तो इसको ज़रा केजी में कन्वर्ट कर दो, 0.01 केजी हो जाएगा. ठीक है. और ये जाती किस स्पीड से है, ये जब निकलती है, ये सॉरी बुलेट आएगा साइन, और जब ये निकलती है तो ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव करती है. लेट्स से टेक दैट स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड. कंसिडरेबल स्पीड है, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रही है. आपने अगर राइफल या कभी उठा के देखी हो, ठीक है, गन या राइफल, हम राइफल की बात कर रहे हैं स्पेशली, इट्स प्रीटी हैवी. इसका मास आधा किलो भी हो सकता है, कई लोगों से तो वो उठती ही नहीं है, 1 किलो के ऊपर भी हो सकता है. लेट्स टेक दैट मास इन 1 kg. तो ये किसका मास मिल गया है, आपकी गन का या राइफल का, जो भी आपको. गन इतनी हैवी नहीं होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट राइफल. ठीक है. राइफल से समझाना आसान है, दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग राइफल. ध्यान रखना बच्चा, ये m बड़ा है, चेस की क्लास चली जाओ, और ये g छोटा है. g छोटा है आपका. ठीक है. g छोटा, m इंटू g ऐसे मत लिख देना, ये ऐसे मत लिखना, ये m और g उसके ऐसे, जैसे m1 लिखते हैं ना बेटा, ऐसे, तो वो नीचे लिखना है g, नहीं तो ये गलत हो जाएगा. b ऐसे छोटा सा नीचे. अब देखो, अब हमारी vg का फॉर्मूला क्या आया था, mb vb अपॉन mg. मुझे याद है, तुम्हारे पास कॉपी है, तुम्हें भी याद हो जाएगा. बुलेट का मास कितना है, 0.01. वेलोसिटी कितनी है, 200. गन का मास कितना है, 1. तो ये देखो, पॉइंट उड़ा दो, 2 0 नीचे, 0 से 0 गया. vg कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड. देखो कितनी छोटी वैल्यू आई, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर, देखो इसको कैसे समझते बच्चे लोग, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आती है, छोटी आती है. तो इधर कॉम्पनसेट किसने किया, क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम था तो वो बहुत स्पीड से आगे गई. क्योंकि राइफल का मास कंपैरिजन टू बुलेट, इन कंपेयर टू बुलेट बहुत ज्यादा था, तो वो मास ज्यादा हो गया, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया. और डिनोमिनेटर का बड़ा होना मतलब रिजल्टेंट गन की वेलोसिटी छोटी हो जाएगी. ये देखो इस एग्जाम्पल में बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है. ठीक है. कितनी वेलोसिटी आई है गन की, 2 मीटर पर सेकेंड. तो वो पीछे तो गई है, बट कितने की स्पीड से, 2. बुलेट कितने की स्पीड से जा रही थी, 200. कैन यू मेक आउट द डिफरेंस. ठीक है. दोनों पे फोर्सेस सेम है, बट वेलोसिटी डिफरेंट आने का रीजन क्या है. वेलोसिटी तो हमने आपको पहले भी बोला था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या सेम था, लॉ दोनों का मोमेंटम का सम. वेलोसिटीज तो चेंज हो ही रही थी ना. ठीक है. तो ये ध्यान रखना, हमारा शोल्डर पीछे इतनी स्पीड से क्यों नहीं जाता है, बिकॉज गन का मास ज्यादा होता है. ठीक है. गन का मास ज्यादा होता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है. आपने फॉर्मूला क्या डेराइव किया है बच्चे, देखो एक चीज और देखो, आपका फॉर्मूला ये तो ये आ गया, mg vg इज इक्वल्स टू mb, ये माइनस साइन लगा लेते क्योंकि हम इधर लेके आए थे,
MB VB, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल टू का साइन आ रहा है ना, तो अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, देखो ना, अगर बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मास कम है, तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर गन का मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो ही तो प्रोडक्ट सेम आएगा। 1 अगर इसका मास 6 है और वेलोसिटी 1 है, ठीक है, तो 6 × 1 भी क्या दे रहा है, अब इसका मास अगर 2 है तो इसकी वेलोसिटी 3 है, तो भी प्रोडक्ट तो क्या आएगा, 6 = 6 ही आ रहा है ना। तो इधर कॉम्पनसेट कैसे हो रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है बुलेट की तो उसका मास बहुत कम है, और अगर गन की मास बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस उसकी वेलोसिटी छोटी आ जाएगी, क्योंकि mg जब नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट वैल्यू छोटी हो गई। चलो, आई एम कमिंग ऑन माई चार्ट विंडो टू चेक कि ये कॉन्सेप्ट कैसे कितना अच्छे से कैसे समझ में आया आप लोगों को। यस एवरीबडी, जल्दी से बताएंगे मुझे। आई एम वेटिंग ऑन माई चार्ट विंडो। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीबडी इन माई क्लास हु आर अटेंडिंग माई लेक्चर? जल्दी से बताओ। एम आई ऑडिबल? वेरी क्लियर, ईशा इज सेइंग वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर फॉर पलाश। ओके, जय के लिए भी, कविशा, अनीश, अनुष्का, प्रियांशी, ओके गुड, वेरी गुड। सक्षम आज इतना सिर्फ यस, हाँ मैम, वेरी मैम, इज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास? यस, ठीक है। ये स्वस्ति आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। आप मुझको पूछ रहे हो अगर मैंने इस रिलेशन में mg vg इक्वल्स टू mb vb लिखा तो मास इधर कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। तो और जब दो का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसमें अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, तो दिस शी इज 100% करेक्ट। मास और वेलोसिटी में इनवर्स का रिलेशनशिप है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यस स्वस्ति, आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली है और पूछी है। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर बुलेट का मास ज़्यादा है तो उसकी बुलेट का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और गन का मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। बताइए, सब कुछ क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट। वी आर डन विद द थ्योरी। हमारे पास थ्योरी में कुछ नहीं बचा है। मुझे एक एनसीईआरटी देना कोई भी, अगर बुलाया तो, ठीक है। तो थ्योरी हमारी बढ़िया तरीके से ख़त्म हो गई है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको खुद करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, और कुछ बच्चों ने मेरे को जैसा कि बोला था, विल सी क्या रहता है। चलिए।